पंकज सरोज सुबोध चंद्रशेखर चौहान मनीष सुरेंद्रपाल यहाँ से बने हैं। पिछली क्लास दीपक कुमार बलिया वाले, रवि सिंह, अमित, मनीष, जालोर, रोशन, बबलू जी और आभार आपका। शशिकांत यादव नमस्ते, राधे राधे कह रहे हैं दीपक कुमार जी। राजू सिंह कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, रवि किशन कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, रिंकी, रविकेश, सुबोध। इलेक्ट्रिसिटी ये बच्चा कितने दिन चलेगी? एक दो दिन होगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ये मैंने जानबूझकर इसमें क्लास ज़्यादा ली है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने कहा था कि आप कोई सा भी पेपर दे, इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 100% आना है। मैं 99.9 भी नहीं कह रहा हूँ, 100% आना है। चाहे असिस्टेंट वाले ऑपरेटर पेपर दे रहे हैं, चाहे पेपर दे रहे हैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का, चाहे रेलवे ग्रुप डी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जितने भी पेपर में अच्छी खासी साइंस आती है उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमने जानबूझ के क्लास ज़्यादा ली है, तो वो क्लास का नंबर आपको ज़्यादा दिख सकता है क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ में कर रहे हैं ना, इसलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा दिख रही है। वो कंटेंट जितनी क्लास में पढ़ाई उसकी आधी कर लो, थोड़ी तो उसकी आधी होगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से नंबर आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी चेन कहाँ गई भाई? जब से चेन पहनी है तब से नजर लगी ऐसा, तब से तबियत खराब हो गई, तो इसलिए चेन हमने उतार दी। ठीक है, चेक करेगी चेक नहीं। एक्चुअली में क्या है, मेरी आदत नहीं है चेन पहनने की। मैंने कई बार ट्राई किया, पहले भी एक दो दिन पहनता हूँ, फिर अनकंफर्टेबल सा फील होता है तो उतार देता हूँ। और उसने बोला कि लड़ने की वजह से तो नहीं पहनोगे तो उसकी लेंथ नहीं इंक्रीज होगी, तो लेंथ अचानक इंक्रीज हो जाए, तो इसलिए उतार दी क्योंकि आदत नहीं है। तो जैसे अंगूठी पहनने की आदत नहीं है, एक दिन पहन लूँगा तो बार बार ऐसे रहेगा, कभी उतार दिया कभी पहन लिया कभी उतार दिया, तो इसलिए उतार दिया। ठीक है, आपको दोबारा पहन लेंगे। अमित कुमार कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, जयप्रकाश कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, चंद्रशेखर कह रहे हैं वीडियो आ गया सब, निशाल कुमार यादव कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, अनूप, अमित, सचिंद्र जी, जय श्री राम। चलो मैंने आपके आज पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन रखे हैं, पहले मैंने करेंगे कि मैं देखना चाहूँगा कि हमने पिछले सारी क्लास ली है, आपको कुछ याद भी है कि सब कुछ भूल गए हो। ये कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, प्रतिरोध की एसआई इकाई किसके बराबर है? तो हमारे से कह रहा है कि रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? ऑप्शन कुछ रखे हैं, वोल्ट पर एम्पीयर, जूल पर कूलम, कूलम पर जूल, एम्पीयर पर वोल्ट, ऐसे कुछ ऑप्शन है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है उसे नापते हैं ओम में। ठीक, अब हमें यानी कि चेक करना कि 1 ओम किसके बराबर है। तो ओम के नियम हम जानते हैं कि विजुअल होता है आई आर, तो रेजिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा? V/I के बराबर। रेजिस्टेंस की होती है ओम, तो यहाँ से हम देखें 1 ओम किसके बराबर है? वोल्टेज को नापते हैं वोल्ट में, करंट को नापते हैं एम्पीयर में, यानी कि 1 ओम हो जाएगा वोल्ट पर एम्पीयर के बराबर, वोल्ट पर एम्पीयर के बराबर। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पीयर यानी कि आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। 5वें का ये पंकज, प्रतीक, चंद्रा, रोशन, आशीष, सूर्या, रोहित, राणा, अनिरुद्ध, अनुराधा कुमारी, सॉरी, सबका ठीक आंसर है। अगले बात है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से करना, जल्दीबाजी में गलत कर देना। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेफरेबली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन? वैद्युत परीक्षण लाइनों के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का अधिमानतः उपयोग कहता है? बट इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन पूछा है कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या है कि हम किसका जनरली यूज करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर लिखेंगे पहले 9, उसके आगे ABCD लिखेंगे। पीयूष गुप्ता, रिंकी कुमारी, राहुल, अमृत कुमार महाथा। बेटा क्वेश्चन नंबर लिखो आप लोग, खाली ABCD मत लिखो। अमित, रजक, सुरेंद्र पाल, अनुराग, हाँ बहुत बढ़िया। देखो अगर ना इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन पूछा इसने, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिट करने के लिए सबसे बढ़िया होता है कॉपर, तांबा। ये टंगस्टन मेटल लगा देना, कोई टंगस्टन मेटल लगा जाओ, टंगस्टन होता है ये बल्ब का फिलामेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना एक से दूसरी जगह भेजना है, तो घर में जितने भी वायर वगैरह लगे हुए हैं वो सब किसके होते हैं? कॉपर के। कॉपर ज़्यादा बढ़िया है। नाइक्रोम होता है हीटर का तार, और लेड और टिन का अलॉय होता है फ्यूज वायर। ये किसमें था? नाइक्रोम। इसका यूज किया था हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में। ये बल्ब का फिलामेंट था, बल्ब फिलामेंट, और ये क्या था? फ्यूज वायर। और ट्रांसमिशन लाइन के लिए कॉपर। क्वेश्चन नंबर 18 करो भैया। हिना कुरैशी, रत्नेश, दीपक, रिंकी, पीयूष, सब बच्चे करते रहो। सुबोध कुमार, द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर शुद्ध आवेश कितना बना रहता है? तो मैंने बताया कि अगर कोई चालक जो है उससे करंट भी पास कर रही हो, धारावाही चालक से धारा बह रही हो, अगर किसी तार से करंट फ्लो कर रही हो, अगर किसी तार से करंट फ्लो कर रही हो, तो मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युत उदासीन, ना उसका पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव। एक दिन क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। तो अगर कोई चालक से करंट पास कर रही है तब भी उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? 0। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, धारावाही जो चालक होता है। इस पर एक क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव की? वैद्युत उदासीन, न्यूट्रल। तो शून्य चार्ज होता है, इसका मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, जो बच्चे से पॉजिटिव नेगेटिव लिखने में गलत है पीछे क्लास में कर रखे ढंग से। एक क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे करो। उदयवीर, रोशन, सिद्धार्थ, गौतम, प्रतीक, बजरंगी, पंकज सरोज, जिलानी, कादरी, रवि सिंह, राहुल करते रहो, अनिल कुमार। निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? बेटा वर्तमान नहीं है, धारा है। ये सब गूगल ट्रांसलेशन की कारस्तानी है, जो यहाँ पे हमें ये वर्तमान लिखा दिखा हिंदी वाले बच्चों के लिए। कितनी बदतमीजी की है उसने। वर्तमान चार्ज तो ठीक है, कोई बात नहीं, चार्ज आवेश इतना तो आप जानते हैं। पहले से वर्तमान को बदलते हैं। ये वर्तमान वैसे हमारा सही नहीं चल रहा है ना, बेरोजगारी वाला चल रहा है। धारा, धारा तो क्या कि कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? वोल्टेज तो आप याद करो, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लिखा है? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का दूसरा नाम क्या होता है? विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? W/Q। ये पहले दूसरी क्लास में बताया था, भूल तो नहीं गए हो? तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं वोल्ट में। अच्छा, ये कुछ और पूछा है, सॉरी। हमारे पास वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो है W/Q, यानी कि इसमें लिखते हैं वर्क डन, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क अपॉन चार्ज लिखा है, लिखा है वर्क अपॉन करंट। अच्छा ओके ओके, अब देखो बेटा बच्चे देखना, ये जो हमारे पास में ये चार्ज है, हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था I/Q/T। तो मैं ऐसे क्यों निकालूंगा? तो IT के बराबर हो जाएगा, यानी कि मैं इस विभवांतर के फॉर्मूले को W/Q को ऐसे लिख सकता हूं, W अपॉन Q लिख सकता हूं, IT यानी कि वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आसान है पर अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा बी लिखा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज जो है वो वर्क इनटू टाइम नहीं है, वो वर्क अपॉन चार्ज है। तो ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वर्क अपॉन होता है चार्ज, तो चार्ज को हम करंट इनटू टाइम लिखते हैं। क्यों क्या होता है? IT के बराबर, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। तो मोर देन वाला तो मतलब ही नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। एक करेक्ट आंसर इसका बी को बता रहा है, जानकारी प्रदीप, अनिल, बजरंगी, अमित, सुबोध, निशाल कुमार यादव जी। एक निशाल कुमार यादव गलत है, अनुराग यादव का ठीक है, रोशन भी सही है। एक बच्चा कह रहा है कि सर, एक बच्चा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, मोटिवेट कर दो। देखो मैं मोटिवेशनल स्पीच जो है भाई नहीं दे पाता हूँ मैं। इसकी वजह यह है कि शायद
मैंने शायद इतना संघर्ष नहीं किया, मतलब नौकरी को लेकर। बचपन तो आप जैसे गुजरा मेरा, हो सकता है कि आपको मेरे से बहुत बढ़िया गुजरा हो, लेकिन मैंने जैसे पढ़ाई की, मेरे को नौकरी तुरंत लगती चली गई। तो मैं उस बारे में एक बेरोजगार आदमी का जो दर्द है वो शायद उतना बढ़िया से ना फील कर पाऊँ। तो इसलिए मैं जो भी बोलूँगा तो बनी बनाई बातें बोलूँगा। वही बात है ना कि मान लो कि अगर मुकेश अंबानी गरीबी पर भाषण दे, मुकेश अंबानी का बच्चा तो किताबों से पढ़ के उसने गरीबी सीखी है। तो जो लोग किताबों से पढ़ के गरीबी सीखते हैं तो उन्हें कैसे चलेगा। तो इसलिए सही है कि भाई जब हम पढ़ते थे तो हमें तो सही लगता था कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो, नौकरी वोकरी अपना लग जाएगी। तो हो गया खैर, चलो अब आ जाओ। इसमें लिखा है ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। देखो गर्म करने पर मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के बढ़ने पर जो कंडक्टर होते हैं चालक उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर अर्धचालक का घटता है। और किसका सेम रहता है? अलॉय का, मिश्र धातुओं का, जैसे कंस्टेंटन, मैग्नीन, कई चीज होती है इसमें। तो जो अलॉय है इनका रेजिस्टेंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेमीकंडक्टर अर्धचालक का घटता है और चालकों का बढ़ता है। ये पढ़ा रखा है मैंने पहले ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 21 करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पढ़ना भी नहीं है, एक इंटेंसिटी लिखा है। तो सार कुमार तुम्हें तो पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी लिख रहे हो और पढ़ना तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है। हमारा जो सिलेबस है बेटा उसमें करंट इंटेंसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमें केवल कूलॉम का नियम पढ़ना है। इसलिए लिखा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त किया सकती है। ठीक है कि अधिकतम और न्यूनतम का आपको अंतर बताना है। बेटा अधिकतम रेजिस्टेंस में कब मिलता है? मैक्सिमम कब मिलेगा? तारों को सीरीज में जोड़ेंगे हम, जब तारों को जोड़ेंगे सीरीज में तो मैक्सिमम मिलेगा। तो 1/3 ओम के 3 तार हैं तो सीरीज में कैसा आएगा? हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी तार का रेजिस्टेंस लिखो, जितने उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया? 1 ओम बन गया। मिनिमम मिलता है जब तार जोड़ते हैं पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल तो हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो क्या करते हैं? किसी तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तारों से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा ये 1/9 ओम। अगर हम 1/3 ओम 1/3 ओम को सीरीज में जोड़ेंगे तो 1 ओम आएगा मैक्सिमम और मिनिमम पैरेलल में आएगा 1/9। अब क्या इनका अंतर बताना है तो डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम में से मिनिमम घटाना है। हालांकि ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम 1 ओम और ये है 1/9 ओम। तो 9 में से क्या तो 8/9 ओम डिफरेंस आ जाएगा। जिन बच्चों का आंसर 8/9 आया है डी ऑप्शन उनका सही है। जो बच्चा बी लिखा है उससे गलत है। बेटा क्वेश्चन पढ़ तो लो, पूछ क्या रहा है वो, आपको पता नहीं चल रहा कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर निकालो। तो आप क्या लगा रहे हो? आपने सोचा अपने मन में कि मैंने अंतर निकाला कि नहीं निकाला? मैक्सिमम कब मिलेगा? अधिकतम कब मिलता है जब तारों को सीरीज में जोड़ेंगे। अब हर तार का रेजिस्टेंस 1/3 ओम या तो R1 + R2 + R3 से कर लो। ये मैंने बताया अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो सीरीज में क्या करते हैं? किसी तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे और जितने तारों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम आ गया 1 ओम। मिनिमम मिलता है तार जोड़ते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या करते हैं? हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, किसी तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उससे डिवाइड कर दो 1/9 आ जाएगा। एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 55। सुमित, पंकज, अमित, चंद्रा, पीयूष, अमित राजपूत। करते रहिए। एक बच्चे क्या पढ़ते थे तो नौकरी की टेंशन नहीं होती थी। एक्चुअली क्या ना हम पढ़े डी से दिल्ली सिटी से टॉप पुलिस हंसराज पुलिस से पढ़ाऊंगा। एक्चुअली हम लोग पढ़ते थे, आपको अंदर से बताऊं, हम कभी सोचते नहीं थे कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। हमें लगता कि नौकरी तो लग ही जाएगी। तो सच बताऊं मैं, हमें कभी टेंशन हुई नहीं, टेंशन नहीं होती थी। जब पढ़ना है बड़े नंबर लाने में तो खैर एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम का टॉप रैंक में भी थी मेरी तो खैर। तो हम लोगों को था कि पढ़ाई करनी है। हमने वास्तव में बताऊं ईमानदारी से हमने कभी सोचा ही नहीं। और दूसरा साइड हम सिर्फ लिखते रहे क्योंकि हम जैसे कहीं नौकरी के लिए जाते थे ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिग्री की वजह से भी चांस बढ़ जाता था नौकरी मिलने का। तो ये भी थोड़ा सा रहा है। अब यहाँ पर लिखा है एक परिवार 1 महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग करता है तो यह ऊर्जा जूल में कितनी है? तो 320 यूनिट यूज कर रहा है। यानी कि आपके घर में अगर 320 यूनिट का बिजली का बिल आया है तो कितने जूल एनर्जी आपने खर्च की होगी? याद करो मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट क्या होती है? 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर। क्या सोल्व कर लो, तो 320 गुणा ये 3.6 गुणा 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जूल बन जाएगा? सोल्व कर लेना भाई से। 32 ये हटाएंगे तो 32 गुणा 36, 32 गुणा 36 गुणा 10 की पावर 6 जूल आ गया। तो 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट आएगी तो शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, है ना? बी ऑप्शन आएगा। तो 32 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 की 32 में 6 दूनी 12 हासिल को 1, 7 से 18 और 6 24 25 हासिल को 2 3 3 9 11 1152 गुणा 10 की पावर 6 जूल आ गया। 1152 गुणा 10 की पावर 6 जूल। नहीं, आंसर बन गया इसका बी ऑप्शन। ठीक है, सूर्या, सौरभ, सुरेंद्र, अर्जुन, बजरंगी, पंकज करते रहिए। चले अब बेटा आज का अगले टॉपिक पे। अभी मैं आपको ट्रांसफॉर्मर बता रहा हूँ। हम ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन लेंगे और फिर मैं कूलम का नियम बताऊंगा और कल करके समय ये चैप्टर खत्म करना है। अब बच्चे भी शायद परेशान होने लगे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। हालांकि मेरे को मजा आता रहता है, मैं सोचा आप 30 दिन में पढ़ इलेक्ट्रिसिटी, पर रिलेवेंट बातें पढ़ना जरूरी है पेपर के हिसाब से। देखो ये पेंट ऊपर गिरना नीचे, इधर आगे लगा पीछे भाई और बोर्ड खराब ना हो जाए, मकान भले गिर जाए, बोर्ड नहीं गिरना चाहिए। देखो यहाँ लिखेंगे हम ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हिंदी नाम बेटा ट्रांसफॉर्मर ही है। ठीक है, हाँ टी शर्ट बहुत सुंदर लग रहा है भाई, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, टी शर्ट सुंदर लग रही है। आज मिठाई नहीं खिलाइएगा क्या? ब्यूटी डाल, तुझे पता है ब्यूटी डालेंगे हम 1 नंबर को, तो बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है। 1 नंबर से पहले नहीं डालूंगा। ठीक है, आप इस डिपार्टमेंट में जो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में करता हूँ, हो सकता है कि छोड़ भी दूँ 2 महीने में, है ना? कोई भरोसा नहीं है। तो आप कितना चैप्टर खत्म का चेक है। अच्छा वो मिठाई भी क्या है? अच्छा जो विश्वकर्मा पूजन भी है तो आप सभी को पहले विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता था, सॉरी उसके लिए, एक बच्चे ने बताया। ठीक है, मैं थोड़ा कमेंट हटाता हूँ कुछ देर के लिए और मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ देखना, आते हैं ट्रांसफॉर्मर पे। हमारे घर में जब बिजली घर से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी चलती है उसे डायरेक्ट हमारे घर में नहीं भेजा जाता।
पहले आपको पता है कि ट्रांसफार्मर से पास होकर हमारे घर में पहुंचती है। हर एक गांव में आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जगह रखे होते हैं। शहरों में देखा होगा आपने हर गली के बाहर एक ट्रांसफार्मर रखा होता है। छोटा गांव है हो सकता है कि 2-3 ट्रांसफार्मर हो, बड़ा हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहले तो गांव में एक ट्रांसफार्मर होता था क्योंकि उतना ज़्यादा लोड होता नहीं था। आजकल तो गांव में बहुत लोड होने लगा है, मशीनें चलती हैं घास काटने वाटने वाली हैवी, तो वहाँ पे भी रहता है। वरना पहले गांव में ट्रांसफार्मर जो है वो फूके रहते थे। मुझे याद है हमारे बाबा का ट्रांसफार्मर फूक गया और हम छुट्टियों में थे। हम समझ जाते थे कि आज छुट्टी तो खराब होगी। 15 दिन से पहले ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होता था। गांव वाले पैसे इकट्ठा करते थे, अगर छोटा मोटा फॉल्ट है तो बाहर से प्राइवेट ही करवा लेते थे या वहाँ पे पैसे दिखाते थे। अब तो खैर ऐसा है कि आज ट्रांसफार्मर होगा तो 24 घंटे के अंदर, शहरों में 48 घंटे के अंदर गांव में बदलना ही है, वो सरकार की गाइडलाइन भी है। जैसे देश प्रोग्रेस करता है तो ऐसे आगे हम जाएंगे 2050 में तो और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, वो देश की प्रोग्रेस होती है। तो ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, तो ये ट्रांसफार्मर का जो काम है वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना नहीं है। ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर रहा, उसके तौर पर जनरेट करने के बाद आपने मान लो कहीं पे डैम रखा है, पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं, या भारत में तो बिजली भी कोयले से पैदा होती है, अलग अलग तरीके की बिजली पैदा करने के। ट्रांसफार्मर काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। जैसे कि आपको 220 वोल्टेज को 11000 वोल्ट की लाइन बदलना है, वोल्टेज बढ़ाने ट्रांसफार्मर काम करेगा। 11000 वोल्ट को 220 बदलना है, ट्रांसफार्मर करेगा। तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ट्रांसफार्मर को। एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ऊंचाई, ठीक है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन अप ऊंचाई, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को अप करना। तो मान लो कि आपको वोल्टेज को बढ़ाना है, आपको वोल्टेज बढ़ाई करनी है, 21000 वोल्ट 22000 वोल्ट की लाइन करनी है, 33000 वोल्ट करना है, बढ़ाना 1 लाख 1.5 लाख करना है, तो स्टेप अप करेगा। वोल्टेज घटाने का काम करता है स्टेप डाउन। लेकिन इनके नाम में बेटा कंफ्यूज मत होना, एक पेपर आपको गुमराह करेगा। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, ये जितने गुना वोल्टेज को बढ़ाता है उसी रेशियो में करंट को कम कर देता है। अगर जो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर नहीं रहा है, तो अब आपने जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की रेजिस्टेंस की वोल्टेज बढ़ा के कर दी 5 गुना, तो करंट पहले से 5 गुना कम कर देगा। अगर वोल्टेज 200 से 1000 की 5 गुना बढ़ा दी तो करंट 5 गुना कम कर देगा। अगर पहले 10 एम्पीयर थी तो 2 एम्पीयर रह जाएगी। तो जितने गुना वोल्टेज को बढ़ाता है उतने गुना करंट को कम कर देता है। तो स्टेप डाउन जितने गुना वोल्टेज कम करेगा उतना ही गुना करंट को बढ़ा देता है। तो जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगी करंट को उसी रेशियो में कम करता है, और जिस रेशियो में वोल्टेज घटाएगा करंट को उसी रेशियो में उतनी गुना बढ़ा देगा। यानी कि बेटा ओम के नियम पे काम नहीं करता। जैसे ओम के नियम क्या होता है, V = IR, तो वोल्टेज जितनी देंगे करंट उतनी ज्यादा मिलेगी। वहां तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैटरी लगाई, जितने वोल्ट की बैटरी उतनी करंट, जितनी वोल्टेज कम उतनी करंट कम, तो वहां तो प्रोपोर्शनल समानुपाती है V और I कि वोल्टेज ज्यादा वोल्ट की बैटरी तो करंट ज्यादा वोल्ट की, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो बैटरी लगा के कुछ जनरेटर लगा के हम क्या कर रहे हैं, हमने बनाई इलेक्ट्रिसिटी दी, उसके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट को कम करता है। एक्चुअली क्या करता है ये ट्रांसफार्मर, क्या करता है कि जितनी पावर आप इसे देंगे, आपने 1 लाख वाट पावर दी से इलेक्ट्रिसिटी बना के दी 1 लाख वाट, तो 1 लाख वाट ही वापस करेगा। तो बेटा पावर ही आपको सेम वापस करता है, P = VI। अरे पावर को आपको फिक्स रखना है, तो आपने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट कम करनी पड़ेगी ना, तो जितने वोल्टेज बढ़ाओगे करंट उतनी कम करोगे तो वैल्यू फिक्स रहेगी। ट्रांसफार्मर एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जितनी पावर सप्लाई करेंगे, जितनी ऊर्जा देंगे उतनी आपको वापस मिलेगी। ये ओम के नियम पे काम नहीं करता। और मैं लिखूंगा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो भी ध्यान रखना। ये बच्चे कंफ्यूज होंगे, इससे वोल्टेज बढ़ी तो करंट कम कैसे हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जनरेट नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बनी बनाई दे रहे हैं, जितनी पावर देंगे उतनी वापस करेगा। हम यहाँ पे एक आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर मार के चल रहे हैं, जितनी देंगे उतनी वापस करेगा। हालांकि उतनी वापस नहीं होती, ट्रांसफार्मर खुद भी गर्म होता है, तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का लॉस तो होगा ही। आपने 1 लाख वाट दी तो हो सकता है कि आपको 96,000 वाट ही मिले, तो 4000 वाट तो ऐसे ही खराब हो जाए। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं परफेक्ट ट्रांसफार्मर है, आइडियल है, जितनी देंगे उतनी वापस मिलेगी। अब ट्रांसफार्मर में होता क्या है, इसमें 2 कॉइल होती हैं, 2 कुंडलियां। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, इसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये हमारी प्राथमिक कुंडली, ये होती है हमारी द्वितीयक कुंडली। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी प्राथमिक कुंडली को जितनी पावर देंगे, सेकेंडरी से उतनी पावर आप वापस ले लेंगे। ये हम आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चल रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर है वो एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, आइडियल। और पेपर में आपसे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में ही पूछता है, आदर्श जितनी पावर देंगे उतनी पावर वापस मिल जाएगी, ठीक। बेटा पावर होती है VI, यानी जो आपने पावर दी उसमें पावर क्या होती है VI। जो आपने पावर दी मान लो उसकी वोल्टेज है V1, करंट है I1, जो पावर आपको मिलेगी वोल्टेज उसमें V2, करंट है I2। अगर मैं ऐसे V1/V2 का रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, I2 अपॉन I1 के। और आप यहाँ बड़े ध्यान से देखें, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये देखने पर कि बेटा V2 नीचे लिखा, I2 ऊपर लिखा, आपको वोल्टेज मिली ज्यादा तो करंट कम मिलेगी, ऊपर नीचे होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती। इसका मतलब होता है क्रमानुपाती का ऊपर नीचे, अगर ये नीचे की चीज घटेगी ऊपर वाली बढ़ेगी, नीचे वाली बढ़ेगी तो ऊपर वाली घटेगी, ऊपर नीचे उल्टा रिलेशन होगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जितना वोल्टेज बढ़ाता है करंट को उतने ही गुना कम कर देता है। जिस रेशियो वोल्टेज बढ़ेगी करंट उस रेशियो में हट जाएगी। अभी बात अगर आपको समझ में आई है तो क्वेश्चन कर देंगे आप। ये बिहार का क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पे, ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा करते हो भाई शुभम पाठक जी। रविंद्र कुमार गुजर इस बारे में 3 बार बता चुका हूं आज की क्लास में, अब बार-बार नहीं बताया जाएगा ना, जब आपका मन करेगा आप मुठा की क्लास में आ जाओगे। तो चलो हमें अभी 2 महीने के बाद ट्रांसफार्मर ठीक होता है। ये कहां रहे हो कि युवांटा रवंडा में रहे हो क्या? ये कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर, वाओ आदर्श परफेक्ट, यानी जितनी पावर देंगे उतनी मिलेगी। क्या उपयोग 220 वोल्ट लाइन पर 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर करंट होता है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 2 एम्पीयर एट 110 वोल्ट द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखो इसने आगे एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 220 वोल्ट लाइन पर 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर प्रदान करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक प्रवाह धारा, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है ट्रांसफार्मर है जब हम 110 वोल्ट पे यूज करते हैं तो 2 एम्पीयर की करंट देता है, 110 वोल्ट पे देता है 2 एम्पीयर की। तो कह रहा है कि 220 वोल्ट पर कितनी देगा, ये पूछा आपसे। ये कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट लाइन पर यूज कर रहे हैं और डिलीवर करता है 2 एम्पीयर 110 वोल्ट पर। अब देखो अब आपने 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की करंट दे रहा है और आपने वोल्टेज कर दी दुगनी, 110 कर दी 220, तो वोल्टेज अगर आप दुगनी करोगे जितने गुना वोल्टेज बढ़ेगी करंट उतने गुना कम हो जाएगी। अगर आपने वोल्टेज कर दी दुगनी तो करंट क्या आ जाएगी, आधी आ जाएगी, यानी कि 1 एम्पीयर। बी आंसर आएगा इसका। तो बच्चे इसका बी लिख रहा हूं, ठीक है आगे समझ में। तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, ठीक। यानी कि हमने देखा कि जब वो 110 वोल्ट पे चल रहा था तो 2 एम्पीयर की करंट दे रहा था 110 वोल्ट पे, तो कह रहा है कि 220 पे कितना देगा। तो ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना है कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट होगी कम, तो वोल्टेज अगर दुगनी करा 2 गुना तो करंट क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। जितने गुना वोल्टेज बढ़ेगी करंट उतने गुना कम, तो 2 एम्पीयर से 1 एम्पीयर रह जाएगी। समझ गए बात को। अच्छा एक चीज बताइए, आपने सबसे काम की बात है ट्रांसफार्मर में, वो है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल सिद्धांत, ठीक है। पेंज नहीं डली है कोई नहीं, आ डल जाएगी, क्योंकि मैंने कल और परसों की पेंज जो कल रात ही सेंड किया, 2 दिन की पेंज नहीं मिली होगी ना, आज मिल जाएगी, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, एक लिखेंगे ट्रांसफार्मर काम करता है लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत। बेटा जहाँ का मैं लेना अपने हाथ से, लेकिन इसका सिद्धांत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है बेटा, एक बार पेपर में आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन लिखा नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या लिखा मिलेगा। अभी मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपकी क्लास में, कल और इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, परसों भी स्टार्ट कर देंगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये थ्योरी जो है ये फैराडे ने दी थी, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या वहाँ पे आएगा, तो आपको ये नहीं लिखा मिलेगा, तो आपको लिखा मिलेगा, ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये भी नहीं लिखा मिलेगा, तो क्या लिखा मिलेगा, ये मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताऊंगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल। जब एक ही कोई हो वहाँ पे होता है सेल्फ इंडक्शन, अगर दो हैं तो वहाँ पे म्यूचुअल। तो अब ये आपको लिखा मिलेगा, जनरली तीसरा वाला देखने को मिलता है, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये मैग्नेटिज्म से सवाल आएगा, टेंशन मत लेना। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण पे, अन्योन प्रेरण। बेटा ये भी नहीं लिखा मिलेगा, तो लिखा मिलेगा किस पर काम करता है, ये थ्योरी में किसने दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फैराडे ने, तो फैराडे के नियम पर, तो फैराडे लॉ भी लिखा मिल सकता है। तो सारे ऑप्शन ठीक है। ये किस पर काम करता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। नहीं लिखा मिलेगा तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, नहीं लिखा मिलेगा अन्योन प्रेरण, नहीं तो फैराडे का नियम। अब वो करता क्या है, अगर टीचर को फैराडे लॉ पर टिक लगवाना है तो सारे के सारे ऑप्शन ही प्रैक्टिस बैच, जो एप्लीकेशन में जो प्रैक्टिस बैच आया हुआ है उसमें कल से सुबह 7 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होगी। बच्चों ने रखा प्रैक्टिस बैच, उसमें शुरुआत में मैग्नेटिक इसी करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी से ही। तो ये चैप्टर आपका हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, वो सारे क्वेश्चन तुम जो बच्चे बैच में पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे और क्वेश्चन मिलाकर वो सारे के सारे मैं कल 7 बजे से 8 बजे प्रैक्टिस बैच में क्लास हुआ करेगी, जिन्होंने रखा है वो, और 8 बजे से स्टार्ट करेगी। ठीक है, अच्छा हमारे पास में क्या देखना, ये मान लो फैराडे लॉ पर टिक लगाना है, तो सारे ऑप्शन में साइंटिस्ट का नाम होगा कि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, फैराडे के नियम पे, कूलॉम के नियम पे, ओम के नियम पर, वोल्ट के नियम पर, तो बोलेंगे फैराडे के नियम पे। उसे एनर्जी कंजर्वेशन पे टिक लगाना है, तो ऑप्शन ऐसे होंगे, ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, चार्ज कंजर्वेशन पे, मोमेंटम कंजर्वेशन पे, तो एनर्जी कंजर्वेशन। उसे मान लो म्यूचुअल इंडक्शन पे टिक लगाना है, तो ये किस पर काम करता है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल, दोनों पर नहीं करता, तो ऑप्शन के हिसाब से बनाएगा वो। तो ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, आपको प्रीवियस ईयर में ये एनर्जी कंजर्वेशन वालों भी देखने को मिलेगा आंसर, आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी देखने को मिलेगा, आपको सबसे देखने को मिलेगा ये अन्योन प्रेरण, और आपको ये देखने को मिलेगा फैराडे के नियम। ठीक है, आगे बस में चलो अब आते हैं अगले पे। अब आप लिखेंगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बेटा कूलॉम का नियम है, ये 10वीं क्लास तक की साइंस में नहीं है, लेकिन पेपर में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो कूलॉम्स लॉ है, जो कूलॉम का नियम है, ये हमें क्या बताता है, यहाँ देखें ध्यान से। ये बेटा मान लो कि मेरे पास में 2 पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश। पॉइंट चार्ज का मतलब है जब सारा का सारा आवेश एक ही पॉइंट पर रखा हो, एक ही बिंदु पर। ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, इस पर चार्ज मान लो Q1 है, इस पर चार्ज आवेश है Q2, और इनके बीच की दूरी है R। तो अभी तक इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, मान लो कि हम पहली बार कूलॉम का नियम पढ़ रहे हैं, आज तक नहीं पढ़ा। ठीक है, अब ये जो कूलॉम का नियम है, एक चार्ज है Q1 Q2। अब हमें ये केवल अभी तक ये पता है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, धनात्मक, दोनों रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों नेगेटिव है, दोनों रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट आकर्षित करेंगे। हमें क्यों नहीं पता है कि चार्ज जो है, आवेश जो है, दोनों पॉजिटिव प्रतिकर्षण, दोनों नेगेटिव प्रतिकर्षण, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन पैदा होगा, बस ये पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो कितने बल से करेंगे, 12 न्यूटन से कि 1200 न्यूटन से, या 2 से कि 500 से। तो वो हमें पता है कूलॉम साहब ने। कूलॉम ने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल, दो आवेशित कणों के बीच में जो बल लगता है, ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, कि पॉजिटिव है दोनों तो प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, तो उनके बीच में फोर्स लगता है, उसे कहते हैं वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो फोर्स है, ये दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों के आवेश के प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के प्रोपोर्शनल समानुपाती। इसका मतलब ये है कि दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, इनके ऊपर जितना चार्ज होगा, बेटा मल्टीप्लाई करके उतना ही बड़ा नंबर आएगा, तो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो होता है दोनों आवेश के गुणनफल के ऊपर समानुपाती, यानी कि मान लो कि एक चार्ज है, इस पर ये 3 कूलम है, एक पार्टिकल इस पर 12 कूलम का चार्ज, उतना ही दूर रखें। ये इस पर चार्ज है 4 कूलम और 11 कूलम। तुम मुझे बताओ, पहले और दूसरे केस में दोनों बराबर दूरी पर रखें, 3 और 12 कूलम का चार्ज है, 4 और 11 का है। किस केस में चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर ज्यादा बल लगा रहे होंगे, पहले केस में कि दूसरे केस में? पहले केस में दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगा होगा, दूसरे वाले में ज्यादा लगा होगा। आप कहेंगे सर फोर्स कम लगेगा ज्यादा लगेगा, आप एक काम करो, दोनों पे जो चार्जेस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 12 के मल्टीप्लाई करेंगे 12 के 36 आएगा, यहाँ पे 11 चौक 44, यानी कि बड़ा नंबर आएगा। Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर आएगा, तो Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करके जितना बड़ा नंबर आएगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। यानी कि दूसरे केस में एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इसमें बजरंगी ने बताया, सचिंद्र कुर्मी ने बताया, बराबर लगेंगे, बराबर लगेंगे भैया। एक पे चार्ज 12 और 3 कूलम है, यहाँ पे 3 और 12 के 36 और यहाँ 11 चौक 44, तो Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करके जितना बड़ा नंबर आएगा वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं दूसरे पर। ठीक है, अच्छा दूसरा इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ये बेटा इनके बीच की दूरी है, उसके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद समानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर चार्ज पार्टिकल दूर दूर है, अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो इनके बीच में फोर्स कमजोर लगेंगे, अगर आर की वैल्यू कम होगी नजदीक होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेंगे। इन दो आवेशित कणों के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में बल लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके बीच की दूरी कितनी है, नजदीक है कि दूर है, और उन पर चार्ज कितना है। तो अगर दोनों पर चार्ज मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आएगा तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे, दोनों नजदीक रखें, आर की वैल्यू कम है तो भी फोर्स लगाएंगे ज्यादा, नीचे की वैल्यू कम तो ऊपर की क्या होती है ज्यादा। अब यहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको मेरे पेपर में। ये क्वेश्चन मेरा ये है, मेरे पास में दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी है R। अगर इनके बीच की दूरी को डबल करते हैं, इनके बीच में लगने वाले फोर्स पहले से कितने गुना रह जाएंगे, दूरी डबल करने पर बल कितने गुना रह जाएंगे आपको बताना है। अभी से तुम्हारे पढ़ जाओ 5 क्लास में, बार-बार कमेंट मत करो। जितने बच्चे इसका आंसर 4 गुना कह रहे हैं सब गलत है, मैं थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच दूरी डबल कर देंगे, दूरी बढ़ा देंगे, तो भाई दूरी बढ़ने से तो फोर्स कम होनी चाहिए, आप और 4 गुना बता दे रहे हो। आपसे इतना मैथमेटिक्स सोल्व नहीं हो रहा कि दो चार्ज पार्टिकल जो हैं उनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दूरी आपने कर दिया डबल, तो दूरी तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है, दूरी डबल कर दिया और दूरी पे स्क्वायर भी डबल पे स्क्वायर होगा, तो फोर्स 1/4 रह जाएंगे, 1/4। दूरी डबल करने पर फोर्स 1/4 1/4 रह जाएंगे। कई बार आया क्वेश्चन पेपर में, कम से कम आप भाई इतना तो बुद्धि का प्रयोग करो कि हमें पता है कि फोर्स दूरी पर डिपेंड कैसे करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने पूरा आंसर है, तब भी हम गलत कर दे रहे हैं। तो भाई दूरी अगर करेंगे डबल, दूरी का करेंगे स्क्वायर, तो 1/4 फोर्स आ जाएगा, 1/4।
चलो एक और तुम्हारे हालात देख क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं। दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच की दूरी है r। अगर इनके बीच की दूरी पहले से 1/3 एक तिहाई कर दिया जाए तो जो फोर्स है वो पहले से कितने गुना रह जाएंगे? फोर्स जो है वो पहले से कितने गुना रह जाएंगे अगर दूरी एक तिहाई कर दें? इस बार गलत मत करना है कोई भी। दीपक कुमार बलिया वाले लिखने की जरूरत नहीं, बस खाली आंसर लिखो, ठीक है? बलिया बस्ती से याद आ रहा है, हम जब हॉस्टल में रहते थे, एक प्राइवेट हॉस्टल था, वो पुलिस हॉस्टल नहीं था, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बच्चा था, उसका नाम था एसपी गुप्ता, था कोई लड़का, और वो ऐसे लिखता था कि डॉक्टर एसपी गुप्ता। कोई हमने उनसे पूछा, अरे गुप्ता जी ये आप डॉक्टर क्यों लगाते हो? डॉक्टर एसपी गुप्ता कहता है कि वो हमारा बीएससी कंप्लीट है ना, है बीएससी कंप्लीट है तो डॉक्टर हो गया बीएससी कंप्लीट होने पे। मैंने कहा पूरे एरिया में अकेले तूने बीएससी किया क्या आज तक कि पहला बंदा जिसने डॉक्टर लगाया? बलिया बस्ती देखकर मुझे एसपी गुप्ता जी की याद आ जाती है, हमारा बीएससी कंप्लीट है ना। देखो अभी बच्चे कर रहे हैं पंकज सरोज, बाकी ठीक है बेटा, दूरी कर दी एक तिहाई, तो दूरी कम करने पर आपको पता कि फोर्स होता है वो दूरी के स्क्वायर के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी अगर कम करेंगे एक तिहाई, दूरी कम करेंगे फोर्स ज्यादा होना चाहिए, एक बटा 9 वाला सब गलत है। भाई फोर्स कैसे डिपेंड करता है? दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब दूरी कर दिया आपने एक तिहाई, तो दूरी तो लिखा फॉर्मूला नीचे लिखा है, तो एक तिहाई नीचे लिखोगे और दूरी के स्क्वायर को एक तिहाई स्क्वायर करोगे तो जाएगा 1/9, 9 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 9 गुना हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन करो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आंसर 4 होगा कि 1/4 होगा, 9 होगा कि 1/9 होगा, तो ये चेक करो ना कि दूरी अगर कम की है तो फोर्स बढ़ना चाहिए, यानी कि बढ़ेगा कि 9 गुना आएगा, 1/9 कम हो गया। दूरी अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स कम आएगा, तो 4 ये 1/4 आएगा। पिछला क्वेश्चन था, ठीक है? तो हमारे पास बताइए दो लाइनें हैं, पहला दूसरा, इन दोनों को मिला देते हैं, दोनों इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। बट अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आपको पता है कि समानुपाती प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है, जब उस कांस्टेंट को बोलते हैं K। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये K, इसकी वैल्यू होती है, इसे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिस बच्चों को नहीं पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी पूरी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो आप चाहो तो सीधे लिख सकते हैं, बच्चों का बैकग्राउंड साइंस नहीं है कि K की जो वैल्यू है वो 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। तो शॉर्टकट में आप चाहो तो लिख लो इसे कूलम स्क्वायर को न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक? तो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुना 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, क्यों आया? देखो एक्चुअली होता क्या है कि मेरे पास में तो दो चार्ज पार्टिकल है, दो आवेशित कण हैं, ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे ना वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, इनके बीच में हवा है या पानी है या कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनके बीच में मीडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में मीडियम कितना परमिट कर रहा है, कितना अलाउ करेगा ये दूसरे फोर्स लगाएं। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में आपने लकड़ी भर दी, पत्थर भर दिया, तो लकड़ी पत्थर ने अलाउ नहीं करेंगे कि दूसरे फोर्स लगाएं। पत्थर के एक तरफ चार्ज पार्टिकल एक पत्थर की तरफ फोर्स हो सकता है कि लेना चाहिए, तो परमिटिविटी की परमिट करना, अलाउ करना। क्या अपन मान के चले अभी हम कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं, ये जो दोनों आवेशित कण हैं, इनके बीच में निर्वात खाली जाना है, फ्री स्पेस कुछ नहीं है, तो फ्री स्पेस कितना अलाउ करेगा दूसरे फोर्स लगाएं। ऐसे अगर कुछ और भर दूंगा तो यहाँ पर परमिटिविटी फ्री स्पेस का पानी भर देंगे तो परमिटिविटी वाटर की नहीं बढ़ेगी। तो बस आपको इसकी याद रखनी है, हम हमेशा मान के चलेंगे दोनों आवेशित कणों के बीच में निर्वात है, ठीक है? तो अगर आपको मन करे तो लिखना, नहीं मन करे तो नहीं लिखना। अब यहाँ पर देखना कूलम का जो नियम है, इसे क्वेश्चन आपके सामने है, इसने कहा है कि कूलम का नियम क्या कहता है। तो 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि हिंदी में बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो मैं 1 बाय 1 एक ऑप्शन देखता हूं। पहले में कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले ऑप्शन ठीक है। भाई हमने क्या पढ़ा? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने तो पढ़ा है कि दो चार्ज पार्टिकल, दो आवेशित कणों के बीच में बल लगेगा, वो दोनों के गुणनफल के होगा समानुपाती, लिखा ना? तो परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, इसने गुणनफल लिखा है, लिखा है, मैं हिंदी में कर देता हूं। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल के बल का परिमाण दो बिंदु आवेशों की मात्रा के गुणनफल के, प्रोडक्ट गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही शब्द होता है, समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन। बाकी सब में जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे वो सब आपको गलत ही मिलेंगे, मतलब देख लेना घर पर आराम से, ठीक है? पहला ऑप्शन ठीक है कि जो फोर्स है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये क्वेश्चन ये करेंगे आप, करना ये तो गलत मत करना कोई भी। इसने लिखा है दूरी d से अलग दो बिंदु आवेश 9 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बेटा जब इनके बीच की दूरी d थी तो ये एक दूसरे पर 9 न्यूटन का बल लगा रहे थे। अब क्या अगर उनके बीच की दूरी का प्रतिकर्षण 3d हो जाए, 3 गुना कर दें, तो प्रतिकर्षण बल कितना होगा? देखिए बताओ, फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने दूरी कर दी d से 3d यानी कि 3 गुना, तो दूरी नीचे लिखा है तो 3 का स्क्वायर नीचे आएगा, यानी कि फोर्स 1/9 गुना रह जाएगा। तो पहले 9 न्यूटन लग रहा था तो 9 न्यूटन का 1/9 रह जाएगा, यानी कि 1 ही न्यूटन रह जाएगा। आंसर आएगा ए ऑप्शन 16 का ए। प्रतीक, सचेंद्र, कुर्मी, अर्जुन यादव, इन सब एकदम ठीक आंसर आ रहा है हमारे पास में, तो 16 का आएगा ए आंसर, ठीक है? 16 का ए। ये बड़ा क्वेश्चन ये करो, मोहित, अर्जुन करते रहो। इसने कहा कि दो कण जिनके आवेश Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच के एक बल F उत्पन्न होता है, दूरी में 1/5 की कमी की जाए, ये दूरी 1/5 की जाए, ये दूरी 1/5 कर दी, यानी जो थी पहले से 1/5, तो दोनों के बीच बल कितना होगा? तो देखो दो कण जो है Q1 Q2 कुछ दूरी पर रखेंगे, उनके बीच दूरी पहले से 1/5 कर दें, तो फोर्स कितने गुना रहेगा? तो फोर्स होता है दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूरी कर दी 1/5, तो दूरी लिखा नीचे तो 1/5 लिखेंगे, तो आ गया 1/25, तो 25 हो जाएगा ऊपर। दूरी कम करने से पता आपको फोर्स बढ़ता है, आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये तो आप कैसे भाग कर देना, अगर दूरी कम कर रहे हैं, दूरी कम करने में फोर्स बढ़ना चाहिए तो कम तो होगा नहीं, ये तो आंसर नहीं है, आंसर है सी ऑप्शन, ठीक? अब क्वेश्चन यहाँ पे देखना दोनों, देखो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं कूलम के नियम से, आखिरी क्वेश्चन है आज का ये। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास में ये दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2,
अब बेटा दोनों अगर पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मान लो Q1 ने Q2 पर बल लगाया F1 और Q2 जो बल लगा रहा है वो F2 है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब आज का मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आज पार्टी तो बनता, इस बात का पार्टी बनता भाई। और श्राद्ध में कौन सी पार्टी चलती है? श्राद्ध का सब चला, हमारे दादाजी का श्राद्ध था, आज हम जल्दी उठ रहे थे सुबह, तो जो भी करना होता है ना कुछ खाना वाने का जो भी, वो क्रियाकलाप किया हमने आज और अच्छा लगा। सुबह जल्दी उठकर ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रेशनेस महसूस हो रही है, जल्दी उठना बढ़िया चीज़ है। देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक मान लो कि 1 कूलम का है, एक 100 कूलम का है, दोनों पॉजिटिव हैं, 1 और 100 कूलम के, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो बताओ कि 1 कूलम वाला 100 कूलम पे ज्यादा बल लगाएगा कि 100 कूलम वाला 1 पर? अगर दो चार्ज पार्टिकल को आवेशित करूं 1 कूलम और 100 कूलम के, तो जब वो एक दूसरे पर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो आपको बताना कि 1 कूलम वाला 100 पे ज्यादा बल लगाएगा कि 100 वाला 1 पे ज्यादा बल लगाएगा, ये आपको बताना है। कैसे लगेगी? चंद्र कुर्मी का ठीक आंसर है। देखो मैं मुझसे बता रहा है, जब भी दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर बल लगाएंगे, अगर 1 कूलम वाले ने इसमें 3 न्यूटन का बल लगाया, तो इसमें 3 न्यूटन का बल लगाएगा। न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सबको पता है ना, कि जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे पर लगाती हैं, बराबर लगाती हैं, जितना बल ये इस पर लगाएगी उतना ये भी इस पर लगाएगी। तो आवेशित कण रखे हैं कुछ दूरी पर, जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना ये इस पर लगाएगा, दोनों बराबर लगाएंगे। बस ये आपको देखने के क्रम में जो ज्यादा भारी होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, वो हल्का सा हिलेगा, जो पतला होगा हल्का होगा, वो ज्यादा हिलेगा, लेकिन फोर्स बराबर ही लगाएंगे। जितना फोर्स एक पार्टिकल दूसरे पर लगाता है, हमेशा उतना ही लगाता है दूसरा पहले पर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा फॉलो होता है। 1 कूलम वाला 100 कूलम पे 20 न्यूटन बल लगा रहा है, तो 100 कूलम वाला भी उस पर 20 न्यूटन बल लगाएगा, यानी कि F1 और F2 जो है इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। डायरेक्शन लगेगा बस, ये डब्बा लगा हुआ देखो, चलो मैग्नीट्यूड जो डब्बा बना दिया ना मैग्नीट्यूड, ये 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड की, तो दोनों बराबर होंगे। भाई याद रखना कूलम का नियम जो है ये बेटा पॉइंट चार्ज के लिए बिंदु आवेश के लिए वैलिड है, लेकिन यहां पे जो हम पार्टिकल लेंगे उसका साइज बिल्कुल पॉइंट के बराबर होना चाहिए। बड़ी एक्सटेंडेड बॉडी पे नहीं लगा सकते हम, पॉइंट चार्ज पे काम करेगा ये, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कौन-सी को है? कूलम का नियम बिंदु आवेशों के लिए वैध है, ठीक। बिंदु आवेशों के लिए वैध है, 50 रुपया कर लो। ठीक है। तो आज इतना करते हैं, बाकी अब हम मिलेंगे कल की क्लास में सुबह 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे जो हैं वो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, कल के चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक। अपने पेशेंस रखा, इतनी क्लास ली आपने उसके लिए आप एकदम पढ़ाई के पात्र हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू। हो गया वीडियो हो गया।